एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट केमिस्ट्री। और आज हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग ये आप लोग बचपन से सीखते आए हो। हमारे जूनियर क्लासेस में हमने आयनिक बॉन्डिंग बहुत बार सीखा है और हमें उसका वेल नोन एग्जाम्पल भी पता है। NaCl, Na इलेक्ट्रॉन देता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है, Na पॉजिटिव बनता है, Cl निगेटिव बनता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन इसके परे थोड़ा आगे जाके अभी हमको आयनिक बॉन्डिंग की बहुत सारी नई नई चीज़ें इस लेक्चर में सीखनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे, तो आयनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग जो है इसमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका एक्चुअल ट्रांसफ़र होगा। मतलब जैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होता है, वैसे इसमें शेयरिंग नहीं होगा। जो भी आउटर मोस्ट एनर्जी शेल होगा, जैसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता है, इसमें सपोज ये आउटर मोस्ट एनर्जी शेल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और एलिमेंट के पास जाएंगे। आउटर एनर्जी शेल से जाने के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जैसे कि हमें पता है सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्या बनता है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या बनता है, क्लोरीन निगेटिव। तो इसमें एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक्चुअल ट्रांसफ़र होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हो गया निगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा फिर बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। अगर बॉन्ड बनाना है तो कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हमको मिले हैं ना, वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब उनमें बॉन्ड बना रहता है। ये दोनों अपोजिटली चार्ज है और अपने को पता है कि अपोजिट चार्ज स्पीशीज़ आ गई कि नेचुरली स्पॉन्टेनियसली उसमें अट्रैक्शन होता है, तो इसको नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से बनता है आयनिक बॉन्ड। इसमें तो हमने कुछ नया नहीं सीखा, ठीक है। इसमें हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल भी दे दिया। जस्ट मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा दूँ कि हमें पता है सोडियम है 2, 8 और 1, क्लोरीन होता है 2, 8 एंड 7। अच्छा, तो अभी ये सोडियम और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जाने से और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेने से हमें क्या मिला है, Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl निगेटिव। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हो गया 2, 8, 8। हमें क्या मिला, NaCl। मतलब इसको मैं कंबाइनली ऐसे लिख सकती हूँ, NaCl। फिर हम इसको Na+Cl- ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन अगर मैं करूँ तो इसमें क्या है, मतलब ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि क्या हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब जा रहा है किसके पास से, सोडियम से, बना Na+, क्लोरीन के पास आ रहा है, बना Cl-, और हमें क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड। दिस एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, बना NaCl मॉलिक्यूल। तो अभी ये जो बना है ये ऐसे अपने आप ऐसे ही बन गया क्या, नहीं, इसको कुछ तो एनर्जी लगी होगी ना। तो यहाँ से आपका पिक्चर शुरू होता है, यहाँ पे शुरू होता है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, यहाँ पे ये जो बनेगा, इसमें भी हमने जो अभी पहले क्लासेस में, पहले लेक्चर्स में देखा था, क्या देखा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा था। तो ये सभी चीज़ें हमको यहाँ पे भी रिलेट करनी है। अच्छा, अभी आपको ये पता है कि मेटल के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। हमें पता है कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा तो वो
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐसे आपको नहीं लगता क्या? क्योंकि देखो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, उसने इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। अपने को पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी लगने की वजह से इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अभी जो दूसरा एलिमेंट होगा, ये तो मैंने मेटल की बात करी, अभी जो दूसरा एलिमेंट होगा इसके साथ वाला, उसको हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी। हमने क्या देखा था पहली वाली क्लासेस में, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो अच्छी से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। मतलब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज़ क्लोरीन से हमें मिला क्लोरीन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। तो अभी जब ये एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि दैट विल बी फेवर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके वजह से क्या होगा कि दिस कॉन्सेप्ट विल अल्सो बी फेवर टू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब आपको दो बातें कौन सी याद रखनी है, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला है, मतलब जो मेटल है इन शॉर्ट, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा वाले एलिमेंट ज़्यादा फेवर करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी कम वाले ज़्यादा फेवर करते हैं। फेवर इन द सेंस कि वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, तो अभी जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, ये तो हमने कैटायन देखा, एनायन देखा, अभी रिजल्टिंग कंपाउंड की जो एक्चुअल एनर्जी हमको मिलने वाली है उसकी भी बात कर ले। तो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें जो मिलेगा NaCl, इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये अभी नई बात आ गई, लैटिस एनर्जी दैट शुड बी हाई। अच्छा, लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा, लेकिन ये लैटिस एनर्जी क्या है और ये हाई क्यों होनी चाहिए? तो लैटिस एनर्जी ये एक ऐसी बात है, देखो मैं आपको ये पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये आपको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपन ने पहले क्लासेस में देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो पहले देख लेना। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है कि कोई भी एक अगर सॉल्ट बना, ये हमने NaCl सॉल्ट बनाया इसलिए, या कोई भी कंपाउंड बना तो वो उसके सॉलिड फॉर्म में बनेगा। समझो फॉर एग्जांपल, अगर वो आयंस के सॉलिड फॉर्म में बना, हमारे पास Na+ आयंस है, Cl- आयंस है, तो NaCl मिला के हमको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड ऑफ दिस एनायंस। तो अभी ये लैटिस एंड एनर्जी जो है ये दो चीज़ों से डिफाइन की जाती है, मतलब हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको तो पहले हम ये बोलेंगे कि जब भी दो गैसियस एलिमेंट पास आते हैं, मतलब एक गैसियस कैटायन और एक गैसियस एनायन, ये पास आके बनेगा ये प्रोडक्ट, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये एनर्जी जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा था, बस उसी तरह है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी कब? जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ गैसियस एटम और कैटायन एंड गैसियस एनायंस, ये दोनों पास में आएंगे, दे विल कम क्लोज टुगेदर एंड दे विल फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल। ये जो हमको मिला है ना M+ और X-, ये 1 मोल बनेगा। ये 1 मोल मतलब हमारा सॉलिड आयनिक क्रिस्टल 1 मोल बनने के टाइम पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, एक तो हम उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। ये हो गया हमारा पहला मुद्दा। अच्छा, अब दूसरी तरह से हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक बन चुका है, ये कुछ कंपाउंड जैसे हमने NaCl बनाया था, ये हमारा बन चुका है, इसको ब्रेक करके फिर से गैसियस एटम में लाने के लिए
गैसियस आयंस में लाने के लिए हमको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, ये फॉर्म प्रोडक्ट में से हमको गैसियस एनायंस बनाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उस ये क्रिस्टलाइन स्टेट हो गया, मतलब ये कुछ सॉलिड फॉर्म में है, इसका एक लैटिस है। ये है ना लैटिस एनर्जी और लैटिस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छी से समझाऊंगी। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि कोई भी अगर एलिमेंट है, NaCl है, इसको अगर मैंने क्यूब में रखा, ऐसा कोई क्यूब लिया मैंने और ये क्यूब में मैंने NaCl रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। ऐसा क्या किया है हमने कि ये पूरा ऐसा भर गया, मतलब पूरा पैक हो गया। ये जो है हमारा क्यूब, ये पूरा पैक हो गया। इस तरह से NaCl को डिज़ाइन किया है। तो ये एक मतलब पूरे क्यूब में एक NaCl का क्रिस्टल बैठे, इसलिए उसका वो एक लैटिस हो गया। तो ये जो लैटिस है, इसको ब्रेक करके फिर से उसको आयनिक फॉर्म में बनाना, उसको जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, है ना। तो ये जो लैटिस एनर्जी है, ये हमने अभी किसके रिलेटेड में देखी, तो जो हमारे आयनिक सॉलिड फॉर्म हुए हैं उसके रिलेशन में हमने ये लैटिस एनर्जी देखी है। अच्छा, अभी हमने क्या कहा था कि लैटिस एनर्जी जो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी तो ध्यान में आ गया। अभी लैटिस एनर्जी हाई क्यों होनी चाहिए, तो देखो, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी अपने को वो फॉर्म जो हुआ है इसको अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, हाई एनर्जी अगर देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, है ना। ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अगर ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या हो गया, स्टेबल। हमने क्या कहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए दैट शुड बी स्टेबल, दैट शुड बी मेजर ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। तो फिर अगर ये स्टेबल है, इसको अगर हाई लैटिस एनर्जी देना पड़ रहा है तो फिर ये स्टेबल है, ये इससे प्रूफ होता है। तो इसलिए अगर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि यस, हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो स्टेबल है ना। तो वी कैन से दैट इफ द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इज हाई, दैट इज मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल। ये हमारा बन गया आयनिक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में, है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज स्टेबल। तो ये होता है लैटिस एनर्जी। अच्छा, लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से, इस सिंबल से। आपने देखा है ना, आयनाइजेशन एनर्जी आई से करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई से करते हैं, और लैटिस एनर्जी जो है वो किस करते हैं, यू से करते हैं। चलो, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, एक थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होती है, प्लस में, मतलब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी इसको सप्लाई की जाती है ना। तो इसका जो हम बताते हैं वो प्लस आई बताते हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी सप्लाई की गई है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, तो हम उसको माइनस ई ऐसे दिखाते हैं, ये आपको याद होगा। अच्छा, ये सभी एनर्जीज किस में हम कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी हमने देखा था, है ना। देखो, केमिस्ट्री में ना कुछ चीज़ें ना आपको एकदम टिप्स पर होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये 1 मोल क्या चीज़ है, 1 मोल मतलब आपको एकदम टिक क्लिक होना चाहिए कि अच्छा 1 मोल मतलब क्या है, 1 मोल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें क्या है। देखो, 1 मोल ये रहता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या एटम्स और आयंस, ये 1 मोल एलिमेंट में होता है। और इसके बाद में इसको क्या कहते हैं, हम अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट में ये सभी चीज़ें आती है। और बहुत से कांस्टेंट है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है,
ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में है ना बहुत बार देते हैं लिख के, लेकिन ये चीज़ें है ना केमिस्ट्री वाले सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा h होता है, जिसकी वैल्यू 6.626 समथिंग, राइट, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलो जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यस राइट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा होता है। विथ यूनिट आपको लर्न होना चाहिए। और एक होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.314 इंटू नथिंग जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसके बाद में और एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.380 समथिंग, यस 1.380 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन होता है। ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट आई थिंक 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सभी चीज़ें हैं ना आपको टिप्स पर होनी चाहिए एकदम केमिस्ट्री वालों को, क्योंकि ये बार बार हमको काम में आता है। ओके, तो अभी ये हमको लैटिस एनर्जी क्या होता है ये सभी समझ गया। तो हम ना एक बार थोड़ा सा फिर से थोड़ा बैक में आ जाए और टाइप्स ऑफ कैटायंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे चले जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई कोवैलेंट बॉन्ड जैसा शेयरिंग नहीं होता है कि थोड़ी देर तू यूज़ कर, थोड़ी देर मैं यूज़ करूँगा, ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पूरा चले जाता है और वो इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेता है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अभी कैटायन फॉर्मेशन में आपको पता होगा कि जब भी कोई एलिमेंट कैटायन फॉर्मेशन करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो कैसे बनता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, और अगर लिथियम का मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लिथियम क्या होता है 1s2 2s1, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसे मुझे Li+ बनाना है तो क्या करेंगे, 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, बन गया हमारा 1s2। अच्छा, ये 1s2 आपको हीलियम के जैसे नहीं दिख रहा है ना, तो इसने अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। सिमिलरली आप देखो नियॉन, हमको पता है नियॉन का क्या होता है 2s2 2p6। तो इसके साथ अगर सोडियम का देखा जाए, सोडियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, अगर मुझे Na+ बनाना है तो 3s1 निकाल देंगे, मिल गया इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली Mg2+ का देख लो, Mg2+ हम क्या करते हैं, पहले का पूरा वैसा, लास्ट में 3s2 है ना, लास्ट में 3s2, मतलब इसमें क्या है कि हमको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। Mg2+ बनाने के लिए हमारे पास क्या था 3s2, अभी 1s2, Mg का क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2, हम क्या बना रहे हैं Mg2+, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, बचा क्या इतना। तो दिस इज अटेनिंग Ne, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर रहा है। और एक एग्जांपल आपको दे दूँ अर्गॉन का, अर्गॉन में हम क्या देखते हैं 3s2 3p6। अच्छा, थोड़ा हार्ड वाला डी ब्लॉक में लेके जाती है आपको। यहाँ पे स्कैंडियम अगर हमने लिया, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और फिर आ जाता है 3d1। ये 3d1 जो है ये अभी उसने डी में एंट्री मार ली है, तो 4s2 और 3d1 ये तीनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन इजंट इट लुकिंग लाइक अर्गॉन, है ना, तो ये अर्गॉन के जैसा हो गया। तो हमने ये देखा है कि हमको क्या उसके नियरेस्ट जो भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं उसके नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करता है। ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब इसमें ना एक दूसरा ट्विस्ट है, एक है ना केमिस्ट्री में कुछ बात आती है, एक लाइन आती है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी कहते हैं सूडो इंटर गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी ये सूडो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सूडो इनर्ट गैस क्या है अभी, अब देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा नियॉन अर्गॉन हीलियम का, तो उसमें क्या था 2s2 2p6 नियॉन का, 3s2 3p6
आर्गॉन का। ऐसे ही क्रिप्टॉन का हम देखें तो 4s2 4p6 ऐसा आता है ना। लेकिन इसमें देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है पता है? सूडो में ns2 np6 nd10 n नॉट 3 nd10। अच्छा, अभी आपने ऐसा कहीं देखा है क्या कि ये तीनों n हो गए? ये तो n-1 होता है ना। मतलब अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटर में किस प्रिंसिपल से या किस रूल से भरते हैं? इसके लिए होता है एक अफबाउ प्रिंसिपल। ये भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जो कम एनर्जी का होता है, सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम पहले डालते हैं। तो वो हिसाब से हमारा अगर स्कैंडियम हम देख रहे हैं तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d10 नहीं आएगा, 4s2 3d1। अच्छा, फिर बीच में क्यों 4s2 आ गया? इसके 3p के बाद में तो 3d आना चाहिए ना। नहीं, ये अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। अच्छा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख लिया, उसका एटॉमिक नंबर है 21। तो ये हमारा 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलो, तो अभी हमने क्या देखा था कि उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद में हमको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा? हमको हो जाएगा आर्गॉन का, है ना। तो यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसमें हमने ये जो n-1 वाला देखा ना, सॉरी ये वाला n-1 वाला, ये इसी के साथ आएगा। मतलब ये जो 4s2 है ये सिर्फ निकलेगा। तो स्कैंडियम का वो नहीं होता। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए कि 3D में इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है इसके लिए बताया। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको ये पता है, सिल्वर पता है, Ag, सिल्वर का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सिल्वर कितना है? वेट अ सेकेंड, हमारा सिल्वर है 47, CuAgAu ऐसे होता है ना। ये 3D सीरीज़, ये 4D सीरीज़, ये 5D सीरीज़, है ना। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो अभी शुरू हो जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है Ag का, दैट इज सिल्वर का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर आएगा 4p6 5s1 4d10 राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे 5s1 कैसे आया और 4d10 कैसे आया? d10 तो लास्ट में होना चाहिए, जैसे हम Cu में देखते हैं ना। Cu में हमने देखा था क्या आएगा? 1s2 2s2, यहाँ तक ऐसा ही 4s2 4s1 3d10। तो इसमें हमने जो देखा था, मतलब यहाँ पे वो कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन है हम वो d में भेजते हैं। यहाँ पे 4s2 3d9 के बजाय हम 4s1 3d10 लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे 5s2 4d9 के बजाय हम 5s1 4d10 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने Ag प्लस किया, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Ag का। लेकिन अगर Ag प्लस किया तो ये जो 5s का एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिमूव हो जाएगा। 5s का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में हमको लास्ट में क्या मिलेगा? 4s2 4p6 4d10। अच्छा, ये कोई इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं है, लेकिन सभी ऑर्बिटल फुलफिल है। सूडो में यही होता है कि वो कोई इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं करता, लेकिन सभी जो ऑर्बिटल्स है वो फिल होते हैं। यहाँ पे P में जो 6 की रिक्वायरमेंट है वो फिल है, D में 10 की रिक्वायरमेंट है वो भी फिल है, और 4s में 2 की रिक्वायरमेंट है वो भी फिल है। तो 4 4 4 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमारे पास 4 ही है। तो हमने जो देखा था ns2 np6 और nd10, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये हमने अभी सिल्वर के एग्जाम्पल में देखा है। ऐसे ही हमको गोल्ड का भी देखने मिलता है। कैडमियम 2+ में भी यही है सीन, इंडियम 3+ में भी यही है सीन। इनका भी आता है 4s2 4p6 4d10, है ना। तो ऐसे होते हैं हमारे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। ओके,
तो इसके बाद में एक ना और चीज़ होती है, आपको जो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसके लिए मैंने बताया ना कि आपको क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, तो अभी ये जो हमने देखा ना, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और गैसेस इसमें ही नहीं होता है, ये इनर्ट गैसेस ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें भी पाया जाता है। जैसे कि गैलियम 4+, इसमें भी हम ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये देखते हैं, है ना। तो वी कैन से दैट दिस इज पॉसिबल व्हेन द एनर्जीज ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स डिफर सफिशिएंटली। मतलब मैंने अभी जो आपको कहा कि ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन में भी पाया जाता है, लेकिन कैसे? अगर NS और NP ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे 4s 4p 3s 3p, ये जो ऑर्बिटल्स है, इनमें ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब जब हम ऐसे शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे अभी हमने गैलियम लिखा, सपोज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, है ना। तो यहाँ पे 4p और इसका 4s, ये जो एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये है ना आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो इसके लिए अपने को ये थोड़ा कंडीशन ध्यान में रखना है कि उसका NS और NP का जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो अगर ज़्यादा है तो दैट विल बी इफेक्टिवली फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। तो ये सभी चीज़ें आयनिक बॉन्ड के लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि, और इसमें ना आउटर जो शेल होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है, और जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए D में से भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब S और D में से, हमने देखा ना अभी जो हमने एग्जांपल देखा था अभी स्कैंडियम 3+ का, उसमें से D में से भी इलेक्ट्रॉन गया था और S में से भी इलेक्ट्रॉन गया था। तो ऐसा है कि आयनिक बॉन्डिंग का जो है ये बेसिक्स है। नाउ वी हैव स्टडीड लैटिस एनर्जी। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर्स फेवर करते हैं, और इसका थोड़ा सा हम आइडिया देख लेंगे। बॉर्न हैबर साइकिल, हाँ आपको एक तो चीज़ बताने की रहेगी, जो लैटिस एनर्जी होती है ना, या एक्चुअल मैग्नीट्यूड इसकी हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उसको बॉर्न हैबर साइकिल से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमको बॉर्न हैबर साइकिल भी पढ़ना है, मतलब सोडियम और क्लोराइड का ही एग्जाम्पल लेके पढ़ना है। और इसके बाद में हम थोड़ा सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, आयंस के सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड इट्स सॉल्वेशन एनर्जी, ये भी हम देखेंगे। आई होप आप लोगों को आज का पॉइंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।